हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें और जितनी भी मैं अपलोड्स करता हूँ तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमें रोहित भाई ने भेजी है। इससे पहले भी ये मुतादिद स्टोरी शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये जो इंसिडेंट है या ये जो वाकया है या ये जो कुछ हुआ था ये रोहित की अपनी फैमिली में हुआ था और इनकी बहन के साथ हुआ था। और ना सिर्फ हुआ था बल्कि अब तक चलता चला आ रहा है। रोहित भाई बताते हैं कि इनकी फैमिली में ये हैं, इनकी एक सिस्टर है और इनके पेरेंट्स हैं, यानी कि टोटल 4 अफराद पे मुश्तमिल ये ख़ानदान है। ये बताते हैं कि अपनी जो ग्रेजुएशन थी उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। हम लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ तो नहीं थे लेकिन स्टेबल ज़रूर थे। हम चाहते थे कि जिस इंडस्ट्री में या जिस शोबे में हमने तालीम हासिल की है उसी शोबे के अंदर हमें जॉब मिले ताकि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। मेरी बहन ने क्योंकि मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की थी तो उसका इंटरेस्ट यही था कि उसको किसी ऐसे इदारे में, किसी मीडिया हाउस में जॉब मिल जाए जहाँ पे ना ये सिर्फ ग्रो कर सके बल्कि अपनी फील्ड में आगे से आगे बढ़ सके। तकरीबन 2 से 3 साल तक इनकी बहन और ये जॉब तलाश करते रहे और बिलाखिर इनकी बहन को एक बड़े मीडिया हाउस में एक जॉब मिल गई। और जब इनकी बहन को किसी मीडिया हाउस में जॉब मिली तो ये सारी की सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और सब चाहते थे कि ये आगे से आगे बढ़ती चली जाए। जॉब बहुत अच्छी थी, मीडिया हाउस भी बड़ा था, अच्छी पे थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि जाने का तो टाइम था कि आपको सुबह 10 बजे निकलना है लेकिन वापसी का कोई टाइम नहीं था। कभी कभी ऐसा होता कि इनकी बहन रात के 8 बजे तक फ्री हो जाती तो अक्सर ऐसा होता वो इनको फ़ोन कर देती, ये उसको लेने के लिए उस मीडिया हाउस में चले आते। और कभी कभी ऐसा होता कि रात के 2 या 3 बज जाते। शुरू में इन लोगों ने जैसे तैसे मैनेज किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया तो इनकी बहन ने एक स्कूटी ले ली और उसी स्कूटी के ज़रिए ऑफिस जाना और आना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि इसी तरह 2007 और 8 की बात है, दिसंबर चल रहा था, शदीद सर्दियाँ थीं और जैसे जैसे मेरी बहन ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था वैसे वैसे वो ग्रो करती चली गई थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी बहन को ऑफिस से निकलते हुए रात के तकरीबन 2 बज गए। जब वो ऑफिस से निकली तो वेदर बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से निकली तो कुछ देर के बाद ही बारिश शुरू हो गई। जैसे जैसे ये घर की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे बारिश बढ़ती चली जा रही थी और लग रहा था कि जिस तरह से बारिश हो रही है ये रुकने का नाम नहीं लेगी। खैर, कुछ देर तक तो इनकी बाइक बिल्कुल ठीक चलती रही और ये प्रॉपर्ली इसको चलाती रही, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एकदम से इनकी बाइक ने झटके लेना शुरू किए और बिलाखिर 10 से 15 मिनट बारिश में चलने के बाद वो एक जगह रुक गई। आज जब इनकी बाइक रुकी या ख़राब हुई तो पहले तो जैसे हुआ करता है इन्होंने बाइक को साइड में लगाया और साइड में लगाने के बाद इन्होंने देखना शुरू किया, अपने तौर पे कोशिश की कि बाइक दोबारा से स्टार्ट हो सके। काफ़ी देर तक इनकी बहन वहाँ पे कोशिश करती रही लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। इसने आगे पीछे का जायजा लेना शुरू किया तो इत्तेफाक से चारों तरफ कोई भी मौजूद नहीं था, शदीद बारिश हो रही थी। हाँ, लेफ्ट साइड पे एक शमशान घाट मौजूद था
और वहाँ पे एक छोटा सा शेड बना हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि इनकी जो बाइक ख़राब हो गई है, इस बाइक को यहीं शेड के नीचे पार्क कर देती हैं और पार्क करने के बाद पैदल घर की तरफ चलना शुरू करती हैं। और ऐसे ही हुआ कि इन्होंने अपने घर की तरफ पैदल चलना शुरू किया। ये मीडिया हाउस में जॉब कर रही थी और इनको यकीन था कि जब ये घर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी तो कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी या कोई ना कोई ऐसी गाड़ी आ जाएगी जिससे ये हेल्प लेंगी और बिलाखिर अपने घर को पहुंच जाएंगी। इत्तफाक से एक बुरा दिन चल रहा था और ये जैसे जैसे घर के करीब बढ़ रही थी या घर की तरफ जा रही थी, 15 से 20 मिनट गुजरने के बावजूद भी अब तक ना कोई गाड़ी नजर आई थी, न कोई हेल्प का आसरा नजर आया था। खैर ये तेज तेज कदम बढ़ा रही थी और इसी दौरानिए में इनको एकदम से किसी के हंसने की या खिलखिलाने की आवाज़ आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ थी, इस आवाज़ को सुन के लग रहा था कि कोई लड़की या कोई औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है या खुशी का इजहार कर रही है। जब एक दफ़ा इनको आवाज़ आई तो इन्होंने अपने आगे पीछे देखा, चारों तरफ का जायजा लिया, लेकिन कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आया। इसी तरह जब ये मज़ीद कुछ चली तो कुछ देर चलने के बाद अब इनको दोबारा से आवाज़ आना शुरू हुई और दोबारा से ये जो आवाज़ आ रही थी ये अब हंसने की आवाज़ नहीं थी, ये रोने की आवाज़ आ रही थी। इनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि कुछ देर पहले जो आवाज़ आई थी वो हंसने की आवाज़ थी और कुछ देर मज़ीद चलने के बाद जब मैं आगे आ गई हूँ तो ये रोने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ आना तो अलग बात थी, लेकिन जब आवाज़ आने के बाद इन्होंने सराउंडेड का, चारों तरफ का, एतराफ़ का जायज़ा लिया तो वहाँ पे दूर दूर तक ना किसी का नामो निशान मौजूद था, ना कोई खड़ा हुआ था। अब इनको थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ और यकीनन ये सोच रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। खैर इन्होंने ऐसा ऐसा करके अपनी जो स्पीड थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और जितना तेज हो सकता था ये आगे की तरफ या रोड की तरफ बढ़ने लगी। अब जब इन्होंने तेज से आगे बढ़ना शुरू किया तो एकदम से इनकी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लाइट लगी हुई है और उस लाइट के नीचे एक औरत खड़ी हुई है जो मुसलसल इनकी तरफ देख रही है और उसने ब्लैक कलर की एक साड़ी पहनी हुई है। उस औरत को देखने के बाद थोड़ा सा इनका हौसला बढ़ा और ये मुतमईन हो गई कि चलो कोई तो नजर आया। खैर जैसे ही ये मजीद आगे बढ़ी या उसकी तरफ बढ़ना शुरू हुई तो इन्होंने उस पर गौर करना शुरू किया। ये बताती है कि जो औरत थी ये लाइट के बिल्कुल नीचे खड़ी हुई थी और अब बारिश निस्बतन कम हो चुकी थी और उस औरत का जो हुलिया था वो कुछ इस तरह से था कि उसके जो बाल थे वो बड़े बिखरे बिखरे कर्ली हेयर्स थे और उसकी जो आंखें थी वो बहुत बड़ी बड़ी सी आंखें थी और उन आंखों में उसने बहुत ज़्यादा काजल लगाया हुआ था। ये बताती है कि साथ साथ इनको महसूस हो रहा था कि ना सिर्फ काजल लगा हुआ है बल्कि ये जो औरत है इसकी आंखों के चारों तरफ या गिर्द में बड़े बड़े हल्के पड़े हुए। ये औरत जहाँ पे खड़ी हुई थी वहाँ पे निस्बतन ज़्यादा पानी था और उसके जो पाँव थे वो पानी में मुकम्मल तौर पे डूबे हुए थे। अब ये तेज़ी से उस औरत की तरफ बढ़ने लगी और इनको थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि मैं इससे जाके बात करती हूँ और उसको बताती हूँ कि मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। अगर ये भी उसी तरफ जा रही है जिस तरफ मैं जा रही हूँ तो क्यों ना हम लोग साथ चलें ताकि मेरा भी डर या खौफ कम हो सके। ये बताती है कि जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची तो एकदम से वो जो औरत थी वो मुझे देख के मुस्कुराने लगी और उसने ऐसा गेस्चर दिया जैसे कि वो मुझे जानती हो या मुझे देख के खुश हो गई हो। बहरहाल जब वो मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुराने लगी और मैंने उससे पूछा कि आप किस तरफ जा रही हैं या आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो उसने मुंह से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी उंगली के इशारे से वो बैक साइड पे इशारा करने लगी जैसे कि वो बता रही हो कि मैं बैक साइड पे जाना चाहती हूँ या मुझे उधर जाना है। जहाँ पे उसने इशारा किया था मेरा जो घर का रास्ता था वो भी इसी तरफ था। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है आप मेरे साथ चलें और साथ चलते हैं। जैसे ही कोई हेल्प या पुलिस की गाड़ी नज़र आएगी तो हम उससे मदद मांग लेंगे, क्योंकि मैं एक मीडिया हाउस में जॉब किया करती हूँ तो मुझे यकीन है कि पुलिस या कोई भी गाड़ी हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी वो दोबारा से मुस्कुराने लगी और मुस्कुराने के बाद उसने इस तरह का गेस्चर दिया या इशारा किया जैसे कि वो राज़ी है, वो मेरे साथ चलना चाहती है।
खैर, ये बताते हैं कि उसके बाद मेरी बहन ने आगे बढ़ना शुरू किया और मेरी बहन के साथ साथ यानी उसके पीछे की तरफ वो जो औरत थी उसने भी चलना शुरू कर दिया। मेरी बहन बताती है कि जब वो आगे बढ़ रही थी तो जैसे जैसे वो कदम रख रही थी, तो जब आप पानी में कदम रखते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ है, ये एक अजीब सा शोर है जो पैदा हुआ करता है। जब मेरी बहन कदम रखती थी तो वैसे ही आवाज़ आती थी, और जब वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी जो उसकी बैक साइड पे या उसके साथ साथ चल रही थी वो पानी में कदम रखती थी तो पानी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। कुछ देर तक तो मेरी बहन को वहम लगा, लेकिन जब उसने गौर किया तो वाकई में ऐसा ही था कि जब मेरी बहन पानी में कदम रखती तो आवाज़ आती, छींटे उड़ते, और इसके मुकाबले में जब वो औरत या वो लड़की या वो जो भी मखलूक थी वो कदम रखती तो ना छींटे उड़ते ना पानी की आवाज़ आती। जब मेरी बहन को ये यकीन हो चला कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने नीचे देखना शुरू किया और उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब ये पाँव उठाएगी तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं आती है। इसी दौरानिए में जैसे ही उस औरत ने या उस लड़की ने अपने पाँव हवा में किए या ऊपर उठाए तो मेरी बहन ने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो पाँव नहीं हैं, बल्कि पाँव की जगह पंजे नुमा चीज़ें हैं। जैसे कि आमतौर पे जानवरों के या मुर्गे के पंजे हुआ करते हैं, वैसे ही उसके पंजे थे। और ये देखते ही जो मेरी बहन थी उसने जितना तेज हो सकता था वहां से भागना शुरू किया। वो मुसलसल भाग रही थी, और जैसे जैसे वो भाग रही थी तो वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी या जो भी मखलूक थी जो उसके पीछे आ रही थी वो मुसलसल जोर जोर से हंस रही थी। कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बहन की बेबसी का मजाक उड़ा रही है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मेरी बहन इसी तरह भागती रही और उसको मुसलसल किसी के हंसने की और कभी किसी के रोने की आवाज़ आती रही। इत्तफाक से इसी दौरानिए में सामने से एक एम्बुलेंस आती हुई नजर आई, और जैसे ही मेरी बहन ने एम्बुलेंस को देखा तो उसको देख के इशारा करने लगी या चीखने लगी। इसी दौरानिए में वो जो एम्बुलेंस वाला था वो भी मेरी बहन के पास आके रुका, और जैसे तैसे हाँफते काँपते मेरी बहन ने उसको सारी सूरत हाल बताई। ये बात सुनने के बाद एम्बुलेंस वाले ने जब मेरी बहन की बैक साइड पे देखा या पीछे देखा तो वहाँ पे ना कोई लड़की मौजूद थी, ना कोई इस तरह की मखलूक मौजूद थी, और वो कहने लगा कि आपके पीछे तो ना कोई औरत है ना कोई इस तरह की लड़की है, तो बिलाखिर आप किससे भाग रही थी। खैर, मेरी बहन ने उसको कहा कि ये सब बातें छोड़ें, आप प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। और वो जो एम्बुलेंस वाला था इस तरह वो मेरी बहन को लेके हमारे घर लेके आया। मेरी बहन जब घर पहुंची तो घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो चुकी थी। उस पर शदीद खौफतारी था, उसको शदीद बुखार हो चुका था, और उसकी शक्ल को देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। खैर, मेरी मदर ने उसको बेड पे लिटाया। बेड पे लिटाने के बाद उसके सर पे मालिश करना शुरू की और उसको रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। तकरीबन आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर ही मेरी जो बहन थी उसकी आंख लग गई और वो सो गई। खैर, जैसे तैसे जब सुबह हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले डॉक्टर से रब्ता किया, और डॉक्टर से रब्ता करने के बाद इसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की और दवा देना शुरू की। इसके साथ साथ मेरे फादर किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे पंडित को या किसी ऐसे पुजारी को तलाश कर रहे थे जो इस तरह की झाड़ फूक कर सके या जिससे ये सारा का सारा वाकया हम बयान कर सकें। जब तक किसी पंडित या पुजारी का इंतज़ाम नहीं हो रहा था तब तक इसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जा रही थी, और मेरे फादर की कोशिश थी कि दोनों तरह का इलाज करवाया जाए। खैर, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद या दवा वगैरह लेने के बाद जब इसकी तबीयत कदरे बेहतर हुई तो हम लोग इसको लेके घर आ गए। घर आने के बाद मेरी मदर ने इसको मेडिसिन वगैरह दी, और मेडिसिन वगैरह खाने के बाद जो मेरी बहन थी उसकी आंख लग गई। ये बताते हैं कि मेडिसिन खाने के बाद इनकी बहन की जब आंख लगी तो तकरीबन वो 12 से 13 घंटे तक सोती रही, और रात में जब तकरीबन 2 या 3 बजे इसकी आंख खुली तो आंख खुलते ही इसने एकदम से चीखना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी बहन ने चीखना शुरू किया वैसे ही हम सारे के सारे लोग उसके करीब पहुंचे, और जब हम उसके करीब पहुंचे
तो वो कमरे के कोने की तरफ इशारा करके कहने लगी कि वो औरत यहाँ पे आ गई है, वो देखो वो कोने में खड़ी हुई है। जब उसने ऐसा कहा तो हम लोगों ने उस कोने पे गौर किया, लेकिन वहाँ पे न कोई औरत मौजूद थी, न किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। इसकी ये हालत देखने के बाद मेरे फादर ने अपने तौर पे जो भी उनको आता था वो उन्हें पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के साथ साथ वो पंडित से भी रब्ता करते रहे। बिला आखिर अगले दिन वो जो पुजारी साहब थे या पंडित साहब थे, उनसे भी रब्ता हो गया और उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में थोड़ी देर तक पहुंच जाता हूं। ये बताते हैं कि जब इनके घर में वो पंडित या पुजारी आने वाले थे तो उनके आने से पहले ही इनकी बहन ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, और वो गेट की तरफ इशारा करके बार बार बोल रही थी कि उस पंडित को बोलो वो यहाँ पे ना आए, अगर वो यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और जिस तरह की खौफनाक बातें वो कर रही थी या जिस तरह की वो धमकियाँ दे रही थी, हमें अंदाज़ा हो चुका था कि ये अकेली नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसको हम देख नहीं पा रहे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही वो जो पंडित थे वो हमारे घर के अंदर एंटर हुए, तो वैसे ही मेरी बहन ने एकदम से उन पे हमला कर दिया, उनको मारने की कोशिश करने लगी। जैसे तैसे हम लोगों ने मिलके अपनी बहन को उनसे अलग किया और उसको एक चेयर के ऊपर बिठा दिया। ये जो पुजारी साहब थे ये कहने लगे कि कोशिश करना कि इस चेयर से ना उठ सके, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई ऐसी मखलूक मौजूद है या ऐसा कोई ना कोई प्रेत मौजूद है जो नहीं चाहता कि मैं इसका इलाज करूं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पंडित साहब ने वहाँ पे पूजा की, और जब वो वहाँ पे पूजा कर रहे थे मुसलसल मेरी बहन चीख रही थी, और ना सिर्फ चीख रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ भारी हो चुकी है, बल्कि बदल चुकी है। वो कह रही थी कि इसको कहो यहाँ से चला जाए, अगर इसने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मैं इस लड़की की जान ले लूँगी। खैर, जब पंडित साहब ने अपनी पूजा मुकम्मल की तो पूजा मुकम्मल करने के बाद मेरी जो बहन थी वो नॉर्मल हो गई और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगी। उसके बाद इन पंडित ने मेरे फादर को बताया कि अभी तो ये जो प्रेत था या जो भी मखलूक थी वो यहाँ से चली गई है, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा आएगी और दोबारा से आपकी बेटी पे हावी होने की कोशिश करेगी। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपने वैसे वैसे ही करना है, और जब तक इसका मुकम्मल इलाज नहीं हो जाता आपने कोशिश करनी है कि इसको किसी भी तरह घर से बाहर ना निकलने दें, और घर के अंदर भी आपने कोशिश करनी है कि किसी भी तरह ये छत पे ना जा सके। जैसे जैसे वो पंडित कह रहे थे वैसे वैसे हम लोगों ने करना शुरू कर दिया था, और हम हर उस बात पे अमल करते थे जैसे जैसे वो हमें बताया करते थे। उसके बावजूद भी मेरी जो बहन थी उसकी तबीयत ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। अक्सर रात में जब हमारी आँख खुलती तो हमारी बहन के कमरे से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही होती, और जब हम जाके सुनते तो ऐसा लगता हमारी बहन के अलावा भी कोई लड़की, कोई औरत कमरे में मौजूद है जो हमारी बहन से बातें कर रही है। इसी तरह वो अक्सर आंख बचा के छत पे चले आती, और जब हम छत पे आते तो हम देखते कि वो आसमान की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रही है, और जिससे वो बातें कर रही है ना वो हमें नज़र आ रहा है ना हम उसको देख पा रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 साल तक हम इन पंडित से उसका इलाज करवाते रहे। कभी एकदम से मेरी बहन की हालत नॉर्मल हो जाती, वो नॉर्मल बातें करना शुरू कर देती, और कभी एकदम से उसकी आवाज़ बदल जाती और वो ऐसा बिहेव करती जैसे उसके साथ कोई ना कोई मौजूद है। उस वक्त से अब तक ये सिलसिला चल रहा है। मेरी जो बहन है इसको हम काफ़ी पंडित को दिखा चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका इलाज करने की कोशिश की है, ना इसका इलाज हो सका है ना ये सही हो सकी है। ख़ास तौर पे जहाँ तक इसकी शादी का ताल्लुक़ है तो शादी तो बहुत दूर की बात है, इसके रिश्ते ही नहीं आते, और अगर कभी कोई गलती से रिश्ता आ भी जाए तो जो भी आता है वो अगले दिन ही वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेता है। हमारी बहन की ये जो हालत है ये उसी दिन से है जिस रात वो ऑफिस से लेट वापस आ रही थी और उसकी बाइक शमशान घाट के बिल्कुल सामने ख़राब हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो रोहित साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, ख़ास तौर पर उनकी बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए
उनको इस मुश्किल से निकालें। बाकी गाइस, अगर आपने अब तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और मेरी फैमिली हम सबके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।